हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर। 28 तारीख का पेपर है दोस्तों, सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 28 तारीख का पेपर सेकंड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और उन 100 क्वेश्चन को हम आज हल करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक टेस्टर में किस प्रकार का बल्ब प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान, इलेक्ट्रिक टेस्टर यानी हम कह सकते हैं फेज टेस्टर के रूप में। फेज टेस्टर का प्रयोग फेज को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो बल्ब होता है तो वो बल्ब किस प्रकार का होता है, तो हम कह सकते हैं वो बल्ब होता है दोस्तों नियॉन लैंप होता है। ध्यान रखना, नियॉन लैंप होता है। नियॉन लैंप का जो रंग होता है तो वो क्या होता है, नारंगी रंग का होता है। नियॉन लैंप का प्रकाश होता है वो नारंगी रंग का होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें तापदीप्त लैंप का पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई या यूनिटी होता है, ध्यान रखना। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 6 होता है। और टंगस्टन क्या होता है कि विद्युत का फिलामेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हीटर की स्प्रिंग बनाने के लिए, हीटर में स्प्रिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम क्या होता है, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, हम कह सकते हैं निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। इसमें निकिल की मात्रा होती है दोस्तों 80% होती है, जबकि जो क्रोमियम की मात्रा होती है वो 20% होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संलयन झलाई किसका उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं जो संलयन झलाई है वो दोस्तों आर्क झलाई का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तांबे की 2 चादरों पर क्लिक लगाए जाते समय क्लिक प्राथमिक रूप से किसका बना होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं तांबे की 2 चादरों पर क्लिक लगाए जाते समय क्लिक प्राथमिक रूप से दोस्तों तांबे का ही बना होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू उपयोग में किस प्रकार का सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण फ्यूज प्रयुक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं घरेलू उपयोग में दोस्तों सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण फ्यूज होता है किटकैट प्रकार का फ्यूज। ठीक है, किटकैट प्रकार के फ्यूज को पुनर्तारण फ्यूज भी कह सकते हैं, हम ध्यान रखना। जो किटकैट प्रकार का फ्यूज होता है उसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों 1.4 से 1.7 के मध्य होता है, ध्यान रखना। जबकि एचआर फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर होता है दोस्तों 1.1 होता है, ध्यान रखना। एचआर से फ्यूज को हम हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या उच्च विदारण क्षमता फ्यूज भी कह सकते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा दोस्तों किटकैट प्रकार का फ्यूज, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीकर्स को बॉक्स में रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कि स्पीकर को बॉक्स में रखेंगे तो क्या होगा, ध्वनि आउटपुट की उच्च क्षमता प्रदान करता है। ध्वनि आउटपुट को उच्च क्षमता प्रदान करता है, ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है निम्न में से, देखिए निम्न में से हैमर का भाग कौन सा है, हैमर के भाग बताने। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बना देता हूँ हैमर को, कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, हैमर हो गया। एक साइड क्या होता है, बिल्कुल इस प्रकार से होता है ये। तो हम कह सकते हैं 2 ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है, आई होल होता है, ध्यान रखना। आई होल इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर इसका नाम तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, बहुत बार देखा होगा। ये क्या होता है दोस्तों, हैंडल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछा कि हैमर का भाग कौन सा है। तो दोस्तों चिक हैमर का भाग होता है, आई होल भी होता है, फेस भी होता है, हैंडल भी होता है। जबकि इन सब यानी कि जो ऑप्शन डी ऑप्शन ई है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर हो जाए, सब के सब हैंडल के हैमर के भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा परिपथ वियोजक सबसे कम आर्क ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं सबसे कम आर्क ऊर्जा के बारे में बात की जा रही है, तो हम कह सकते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उपयोग इसमें हम प्रयुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ मृदु हो जाने की कारण विकृत हो जाने की वजह से स्टैंडर्ड वायर गेज के इस्तेमाल से किस वायर को मापा नहीं जा सकता, ध्यान रखना। मृदु यानी मुलायम होने के कारण विकृत हो जाने, यानी विकृत का मतलब होता है कि कोई वायर उसमें चोट मार दी जाए तो विकृत हो जाए, मतलब थोड़ा सा फैल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वो वायर होता है दोस्तों एल्युमिनियम वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है? सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों सोल्डर होता है वो टिन और शीशे का विशेष मिश्रण होता है। ठीक है, टिन और शीशे का। टिन की मात्रा होती है दोस्तों इसमें 63% और शीशे की 37% होती है, ध्यान रखना 63 और 37% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कार्य के लिए सोल्डर और टिन में शीशा का सबसे उचित अनुपात क्या है? सोल्डर इलेक्ट्रिक कार्य के लिए सोल्डर में टिन और शीशा का सबसे उचित अनुपात क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि टिन, तो हमने कहा कि 60:40 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य? वायर के सिरे पर टिनिंग का तात्पर्य होता है दोस्तों, वायर के सिरे पर टिनिंग का तात्पर्य होता है कि इसके ऊपर शोल्डर की पतली कोटिंग लगाना। टिनिंग का तात्पर्य क्या होगा कि इसके ऊपर शोल्डर की पतली कोटिंग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? हमने कहा टर्मिनल बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं दोस्तों टर्मिनल बनाने के लिए तांबे धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों देखो, विद्युत ऊर्जा हमें यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त की जा सकती है, प्रकाश ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से, जल ऊर्जा से, यानी इन सभी से, यानी ऑप्शन ई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन होता है? हम कहते हैं जनरेटर हो सकता है। ठीक है, जनरेटर होता है। हम कहते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन होता है? सोलर सेल होता है। फिर बात की जाएगी रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कौन होता है? बैटरी या सेल होता है। फिर हम कह सकते हैं जल ऊर्जा, तो जल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला होता है हाइड्रो पावर प्लांट द्वारा। ठीक है, जल पावर प्लांट द्वारा ही। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन इसमें ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशों के मध्य आकर्षण या अपकर्षण का बल किस पर निर्भर करता है? हमने कहा आवेशों के मध्य, तो हम कह सकते हैं F = K Q1 × Q2 अपॉन D का स्क्वायर होता है। तो हम कह सकते हैं आकर्षण या अपकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? कि आवेशों के गुणन पर, यानी कह सकते हैं ऑप्शन ए। और आवेशों के मध्य की दूरी ऑप्शन बी क्या होगी? आवेशों के मध्य की दूरी यानी ये D का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ए और बी किसमें है? यानी ई ऑप्शन इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना F = K Q1 × Q2 अपॉन D का स्क्वायर होता है। जो आवेशों के गुणन पर है फर्स्ट ऑप्शन, तो हम कह सकते हैं Q1 × Q का गुणनफल होता है, जबकि आवेशों के मध्य की दूरी यानी D इसका क्या होता है? वर्ग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे तार में क्या होगा जिसके संवाहक में दरार है? तो हम कह सकते हैं जो एक ये है तार है, ये इस प्रकार से कुछ दरार है, नॉर्मल सा दरार है, मान लेते हैं कोई नॉर्मल सा दरार है। तो मान लीजिए कोई दरार है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होगा? तो उसका जो प्रतिरोध होगा दोस्तों, प्रतिरोध का मान अनंत होगा और विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा दोस्तों? 0 होगा, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी जांच के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है? कंटिन्यूटी टेस्टर के लिए दोस्तों तार के भीतर के संवाहक की निरंतरता के लिए प्रयोग किया जाता है। तार के भीतर की निरंतरता की जांच करने के लिए ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूरे, काले और भूरे रंगों की कोडिंग युक्त प्रतिरोधक का मान और सही सणुता निर्धारित करें। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार से 3 कलर कोड दे रखे हैं, अब जो चौथा जो कलर कोड होगा उसमें अगर मान नहीं दे रखा है, अंतिम जो पट्टी होगी, तो हम कह सकते हैं उसका मान दोस्तों मान सकते हैं ±20% मान सकते हैं, जो कि इसमें मान रखा है, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि जो कलर कोड सारणी है उसमें प्रतिरोधक का जो प्रथम पट्टी मान किस प्रकार से किस का
किस प्रकार से, ये सब ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो भूरा रंग होता है तो प्रथम पट्टी में इसका मान होगा दोस्तों भूरे का होगा 1, ठीक है, भूरे का कितना होगा 1। बात करते हैं काले का होगा 0, सेकंड पट्टी में ध्यान रखना। फिर मल्टीपल किसको करना है, जो अंतिम थर्ड और फोर्थ पट्टी आएगी तो हम कह सकते हैं भूरे रंग है उसका थर्ड पट्टी मान कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 10 की घात 1। 10 की घात 1 का मतलब क्या होगा 10 ही होगा। और कोऑर्डिनेट युक्त प्रतिरोधक मान और सही सणुता, तो हम कह सकते हैं पहली दूसरी तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी दे नहीं रखी तो हम कह सकते हैं ±20% इसका मान सकते हैं। तो हमने कहा +-20%। 100 10 × 10 करें तो हमने कहा कि 100 ±20%, जिसमें भी हो वो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 ओम ±20%, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रोजिन कॉर्ड सोल्डर कितने तापमान पर पिघलता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 190 डिग्री या फिर 183 डिग्री, ठीक है, 183 डिग्री या फिर 190 डिग्री, जो भी ऑप्शन में हो वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन में 190 डिग्री 190 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकों को पीसीबी में सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की वाट क्षमता होगी 25 वाट, 25 वाट्स होगी, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पीसीबी के सोल्डर करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्थिरांक अनुपयुक्त वोल्टेज के लिए, तो हम कह सकते हैं कि V = I × R होता है, या हम कह सकते हैं कि I = V/R होता है। अब देखिए ऑप्शन पर डिपेंडेड है। हमने कहा कि IR के सीधे समानुपाती होता है, IR के सीधे समानुपाती होता है, IR के तो विलोमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है वैसे देखा जाए तो IR के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है। एक बंद लूप में घटकों में वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होता है। तो हमने कहा कि KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सिग्मा E बराबर होता है सिग्मा IR, यानी जो वोल्टेज का मान क्या होगा बराबर होगा वोल्टेज पातों का योग क्या होगा, इसका मान क्या होगा 0। तो हम कह सकते हैं जो ये नियम है वो किसका है, ये इसमें जो वोल्टेज पात का योग किसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं अनुपयुक्त वोल्टेज के बराबर ही होगा। हमने कहा कि यहाँ टोटल वोल्टेज रख ली तो हम कह सकते हैं V1 + V2 और V3, तो इसका मान भी क्या होगा बराबर होगा, मतलब इसका मान 1 इसका मान 1, तो हम कह सकते हैं कि जो मान होगा वो बराबर, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात है कि जो वोल्टेज पात का योग है यानी जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है वो ध्यान रखना दोस्तों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जबकि जो करंट नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान देने की बात है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तित प्रतिरोधक का प्रकार है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं जो परिवर्तित प्रतिरोधक है उसके रूप में पोटेंशियोमीटर का उपयोग किया जाता है, थर्मिस्टर का, मैग्नेटो रेजिस्टर का, रियोस्टेट का, इन सब का, यानी ऑप्शन ई इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है। हम कह सकते हैं कि कोई चुंबक है यानी मैग्नेट, तो मैग्नेट में मैग्नेटिक एरिया मैग्नेटिक क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है। हम कह सकते हैं चुंबक के पोल्स पर, चुंबक के पोल्स यानी एन और एस पर सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को क्या कहा जाता है। अपने चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए पदार्थ की क्षमता को दोस्तों धारणशीलता कहा जाता है। ध्यान रखना, धारणशीलता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चुंबक को तेजी से उत्क्रमणीय चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। तो हमने कहा कि जब चुंबकीय पदार्थों को ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई से गिराने पर, हैमर से कूटने पर, तो इस प्रकार से अगर मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो क्या होगा, उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं
कि ये चुंबकीय गुणहीन हो जाएगा, ये चुंबक गुणहीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कॉइल को किसके चारों ओर बाउंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? कॉइल को किसके चारों ओर बाउंड करके किसी कॉइल का फ्लक्स घनत्व बढ़ाया जा सकता है? तो हम कह सकते हैं वो दोस्तों वो क्या होती है? आयरन कोर होती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? आयरन कोर का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइव उपकरणों के धातु के सभी केसिंग्स का पृथ्वी के इलेक्ट्रोड सिस्टम से कनेक्शन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के इलेक्ट्रोड सिस्टम से, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड सिस्टम से कनेक्शन को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो हम कह सकते हैं बॉन्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब टूटा हुआ सर्किट खालिस्तान का होता है तो जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पुलिंग बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं अगर मान लीजिए टूटा हुआ सर्किट यानी इंडक्टिव परिपथ का होगा, इंडक्टिव प्रकार का होगा, तो हम कह सकते हैं जोड़ों पर चिंगारी बनना या स्पुलिंग बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिले कनेक्शनों पर पाया जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ किसका कारण होता है? तो हम कह सकते हैं रिले कनेक्शनों पर पाया जाने वाला काला जमा हुआ पदार्थ दोस्तों धातु की वाष्प का संघनन के कारण होता है। धातु की वाष्प के संघनन के कारण होता है। संघनन के कारण एक पदार्थ की परत जम जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा क्या होनी चाहिए? एक कंडक्टर में अधिकतम ईएमएफ प्रेरित करने के लिए कंडक्टर की गति की दिशा दोस्तों फ्लक्स की चुंबकीय रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए। फ्लक्स के चुंबकीय रेखाओं के लंबवत, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्मेचर कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों आर्मेचर कोर बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो हम कह सकते हैं अल्टरनेटर दोस्तों एसी पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है। अल्टरनेटर का जो रोटर होता है उसको दोस्तों डीसी प्रदान की जाती है। अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने के 2 स्लिपरिंग यानी सर्पे बल्ले का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अल्टरनेटर में कम्यूटेटर में क्या होता है? तो कह सकते हैं जो अल्टरनेटर रहता है उसके कम्यूटेटर में दोस्तों स्लिपरिंग्स होती है। ध्यान रखना, स्लिपरिंग होती है जो कि एसी पर कार्य करती है। ध्यान रखना, एक होती है स्प्लिट रिंग, क्या होती है वो डीसी पर कार्य करती है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंडक्टर्स की बंडलिंग मुख्य रूप से किस लिए की जाती है? कंडक्टर्स की बंडलिंग का मतलब होता है कि कई सारे तारों को ऐंठ दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐंठने का कार्य प्रतिघात को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू सिंचाई और घरेलू पंप सेट में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो हम कह सकते हैं सिंचाई और घरेलू पंप सेट के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें यूनिवर्सल मोटर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि सर्वव्यापक मोटर भी कह सकते हैं। ये क्या होती है? एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, और जो डीसी में चिंगारी क्या होती है? कम उत्पन्न होती है एसी के बजाय। ठीक है। सिंक्रोनस मोटर क्या होती है? ये लीडिंग सिंक्रोनस मोटर क्या होती है कि ये लीडिंग, लैगिंग व यूनिटी पावर फैक्टर, तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है। ध्यान रखना। ठीक है। फिर इसमें आता है कि अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर की क्षमता किस में ली जाती है? किलोवोल्ट एम्पियर में, यानी हम कह सकते हैं कि आवासीय शक्ति में इसकी क्षमता ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का निम्नलिखित में से क्या लाभ होता है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का लाभ क्या होता है कि दोस्तों हम बात की जाए, देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि उच्च स्टार्टिंग धारा व निम्न स्टार्टिंग पावर फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है? उच्च स्टार्टिंग धारा होती है, निम्न स्टार्टिंग पावर फैक्टर होती है। और इससे क्या होता है कि इसमें बात की जाए कि मजबूती और रखरखाव में कम समस्या होती है। ध्यान रखना, मजबूती और रखरखाव में कम समस्या होती है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी आयरन कोर पर 60 फेरे लपेटे हुए कॉइल का इंडक्टेंस 4 हेनरी है।
4 मिली हेनरी है। यदि फेरों की संख्या दुगनी हो जाए, ध्यान रखना फेरों की संख्या क्या कर रहा है, दुगनी कर रहा है, तो इंडक्टेंस का नया मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इंडक्टेंस का नया मान पूछ रहा है, तो नया मान दोस्तों 16 मिली हेनरी हो जाएगा। नया मान कितना हो जाएगा, 16 मिली हेनरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल खालिस्तान में किया जाता है। एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल खालिस्तान में किया जाता है, तो हम कहते हैं दोस्तों एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों ACSR का विस्तार क्या है। तो हमने कहा कि ACSR का मतलब है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर होता है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर की सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को क्या कहते हैं। उच्च आवृत्तियों पर कंडक्टर के सतह के साथ धारा प्रवाहित होती है, इस घटना को दोस्तों हम कह सकते हैं स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए जो दोष होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि चालक का आकार, आवृत्ति, चालक के व्यास पर और चालक की चुंबकीयशीलता पर इसका मान निर्भर करता है। स्किन इफेक्ट यानी त्वचिक प्रभाव का जो स्किन इफेक्ट होता है वो दोस्तों DC में नहीं होता, ध्यान रखना ही। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि एल का मान 1 हेनरी, इंडक्टेंस की कोई कॉइल 50,220 वोल्ट AC वोल्टेज जुड़ा है, कॉइल का करंट IL ज्ञात करो। तो हम कह सकते हैं दोस्तों IL ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करना होगा हमें XL। ठीक है, तो XL के लिए सिंपल सा सूत्र लगा ले, XL बराबर होता है दोस्तों XL बराबर 2πfL होता है। ठीक है, तो 2 × पाई का मान 3.14, फ्रीक्वेंसी का मान रखा हमने दोस्तों 50 × L का मान 1 रख दिया। तो हम जैसे इसको हल करेंगे तो हमारे पास दोस्तों आ गया इसमें XL का मान 314 3.14 के समथिंग आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि IL, तो हम कह सकते हैं कि IL बराबर होता है दोस्तों V/XL। वोल्टेज का मान कितना रखा है 220, वोल्टेज का मान 220 बटे XL का मान 3.14। जैसे पॉइंट उठाएंगे आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसमें आंसर आ जाएगा 700 मिली हेनरी, यानी ऑप्शन E इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन E इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। म्यूचुअल इंडक्टेंस खालिस्तान में मापा जा सकता है, तो हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को दोस्तों हेनरीज में मापा जाता है। हेनरी किसकी इकाई है, तो हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है। ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 400 मिली हेनरी कॉइल L1 और L2 के कपलिंग के का गुणांक 0.3 के बराबर है, तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। तो देखिए इसके लिए हम सिंपल से सूत्र प्रयोग लेंगे। इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों M बराबर K √ L1 × L2। तो हम कह सकते हैं M बराबर K, यानी K का कपलिंग के का मान कितना हो 0.3। अंडर रूट में बात करते हैं L1 L2 का मान कितना है, तो हम कह सकते हैं 400 × 400, तो हम कह सकते हैं 16 और 4 0 ये लगा दिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो किसका अंडर रूट है, तो हम कह सकते हैं 400, तो यानी 0.3 × 400 डायरेक्टली हम इसको कर लेंगे। तो हमें आंसर आ जाएगा दोस्तों 120 मिली हेनरी, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। माध्यमिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में खालिस्तान इस्तेमाल होता है। माध्यमिक आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में दोस्तों फेराइट कोर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को खालिस्तान में होना चाहिए दोस्तों। तो हम कह सकते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस बढ़िया चलाने के लिए किसी प्रकार कोई हानि ना हो उसके लिए, तो ट्रांसफार्मर को दोस्तों इसके लिए 1% रेगुलेशन का मान होना चाहिए। 1% रेगुलेशन का मान होना चाहिए। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है, तो हम कह सकते हैं जो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है
उसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है दोस्तों 0%, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्माता आमतौर पर करंट रेटिंग खालिस्तान में स्पेसिफाई करते हैं। करंट रेटिंग खालिस्तान में स्पेसिफाई करते हैं, मतलब करंट रेटिंग की जांच किस में करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि केवल सेकेंडरी वाइंडिंग में करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग पर इसका उपयोग किया जाता है, मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी अर्थिंग के लिए खालिस्तान का मिश्रण अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर भरा जाता है। प्रभावी अर्थिंग, अर्थिंग को प्रभावी बनाने के लिए और सरल बनाने के लिए, प्रतिरोध का मान कम रखने के लिए, तो हमें क्या करना होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड के चारों ओर दोस्तों कोल और साल्ट यानी कोयला और नमक का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, कोयला और नमक का प्रयोग किया जाता है, प्लस हम कह सकते हैं इसमें पानी अत्यधिक मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 49 नंबर का है। इसमें दे रखा है 200 वोल्ट सप्लाई पर 100 वाट बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध का मान पूछ रहा है हमसे। देखो, तो हम कह सकते हैं कि R बराबर V²/P होता है दोस्तों। वोल्टेज का स्क्वायर की बात करें 200 × 200, पावर का मान कितना है दोस्तों 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट ली, 2 दूनी की 400 यानी 400 ओम, यानी दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, प्रतिरोध और पावर आपसे पूछा जाए पावर का मान, तो हम कह सकते हैं P बराबर V²/R, इस प्रकार से लिख लेना, मतलब यहाँ से ये इधर और यहाँ से ये इधर, इस प्रकार से चेंज हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कैपेसिटर के चार्ज क्यों कूलाम, चार्ज क्यों, वोल्टेज V और कैपेसिटेंस C के बीच का संबंध क्या है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का अगर मान लीजिए क्वेश्चन आया तो हम डायरेक्टली हमको क्या करना है, दिमाग में आ रहा होगा क्यों बराबर C × V होता है, क्यों बराबर C × V होता है। तो हम इससे हमें अब से पूछा है कैपेसिटेंस C के बीच का संबंध ज्ञात करो, तो हम कह सकते जो C है, तो C ये गुणा में बट्टा में आ जाएगा। ध्यान रखना, तो C बराबर Q/V, यानी ऑप्शन देख लो, C बराबर Q/V, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ध्रुवीकृत कैपेसिटर है। ध्रुवीकृत कैपेसिटर के अंतर्गत दोस्तों आता है टेंटालम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मेगाहर्ट्ज पर XC बराबर 100 ओम है, तो किस कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको सूत्र हल करेंगे, XC बराबर होता है दोस्तों 1/2πfc के माध्यम से। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से इसको सॉल्यूशन करना है, और जैसे ही सॉल्यूशन करोगे मेरे पीरो, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1.6 फैराड आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखना, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिग्नल डायोड है। तो हम कह सकते हैं सिग्नल डायोड के रूप में OA79 का उपयोग किया जाता है। OA79 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी डायोड में अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को कहा जाता है। अधिकतम रिवर्स वोल्टेज सहन करने की क्षमता को दोस्तों PIV हम कह सकते हैं, PIV यानी पिक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। ध्यान रखना, PIV यानी पिक इनवर्स वोल्टेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट 12 वोल्ट RMS है, तो आउटपुट DC वोल्टेज होगी। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें एक एक डायोड में जो वोल्टेज का मान होता है दोस्तों उसमें होता है 0.45 होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AC इनपुट 12 दे रखी है, तो मल्टीपल 12 से कर दो दोस्तों, तो हमें जो आंसर होगा वो 5.40 आंसर आ जाएगा दोस्तों, जैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PCB की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसे खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। PCB की साइड जिस पर घटक लगे होते हैं उसको दोस्तों घटक साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। तो हम कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का जो इकाई होती है वेबर या मैक्सवेल होती है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की तो हम कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है। ठीक है, इसको हम सीजीएस इकाई कह सकते हैं, जब इसको एसआई इकाई कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्लक्स घनत्व इकाई के रूप में हम कह सकते हैं ए और सी ऑप्शन किस में है दोस्तों? ई में, यानी ई ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग करके V1 व V2 उपयोग करके V1 व V2 का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, देखिए मान कैसे ज्ञात करना है। देखो जहाँ तक दे रखा है इसको यहाँ से सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हमने कहा कि ये क्या हुआ कि यहाँ से धारा आ रही है, वोल्टेज आ रही है, तो हम यहाँ तक मतलब ये श्रेणी में जुड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं आर टी बराबर दोस्तों R1 प्लस R2 पढ़ाई होगा ये। तो आर टी बराबर R1 R2 का मान कितना है? इसका 2, इसका 3, टोटल कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। देखो पूछा क्या है, V1 में और V2 में प्रवाहित वोल्टेज का मान पूछा है। तो देखो हम कह सकते हैं कि आई टी बराबर V बटा आर टी होगा करे दोस्तों। तो वोल्टेज का मान क्या हुआ? 20, आर टी का मान क्या हुआ? 5, यानी 5 चौका 20। ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम में कहीं हो धारा को मान समान। तो मतलब 2 ओम का प्रतिरोध, ई में भी 4 एम्पियर धारा बहेगी, 3 ओम में भी कितनी बहेगी? 4 एम्पियर। यहाँ तक थाना समझ आ गया होगा। अब देखो थाना क्या करना चाहिए। देखो अब हमें ज्ञात करने से V1 की वोल्टेज दोस्तों। देखो V1 की वोल्टेज, तो V बराबर दोस्तों हमने सुने हो I इंटू आर हुआ करे। तो हम कह सकते हैं I, धारा का मान का ज्ञात करो अभी 4, प्रतिरोध का मान 2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 2 यानी 8 आ गया। मान लो V2 की ज्ञात करनी से, तो Y सूत्र I V बराबर I इंटू आर। तो हम कह सकते हैं धारा का मान समान, इसका प्रतिरोध मान कितना हुआ? 3, तो 4 3 12। अब दोस्तों 8 और 12 से देखो, अब ऑप्शन में एक में दे रखे उसे 8 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट, ऑप्शन तो यही करेक्ट से खैर। लेकिन देखो आगे कहीं हमने कहा कि यहाँ से प्लस, जो वोल्टेज मान प्लस यहाँ तक गया तो यहाँ तक प्लस रहेगा, लेकिन प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या हो गया दोस्तों? माइनस हो गया, बल्कि यहाँ होना क्या चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं स्टार्टिंग में तो हमें प्लस 2 ओम के लिए प्लस यूज़ करना है, और जो 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसके लिए हमें माइनस यूज़ करना है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देख लो ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE ANSI प्रणाली में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत, कौन सा प्रतीक दिया गया है? तो फ्यूज के लिए दोस्तों देखिए, फ्यूज के लिए दिया गया है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान दोस्तों क्या होगा? उतना व्यक्ति को नुकसान। देखो ऑप्शन ए दे रखा है, इसमें कम होगा, अधिक होगा, विद्युत पर प्रतिरोध का प्रभाव नहीं होगा, बराबर होगा या दुगना होगा। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान दोस्तों कम होगा। ठीक है, उतना व्यक्ति को दोस्तों नुकसान कम होगा, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, डीसी शंट मोटर का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर का उपयोग दोस्तों जैसे बात की जाए कि क्रेन, एलिवेटर्स में, वायु संपीड़क में, विद्युत ट्रैक्शन में, खराद मशीन। ध्यान रखना, जो शंट मोटर का उपयोग स्थिर स्पीड के लिए जाना जाता है, इसका उपयोग। तो हम कह सकते हैं खराद मशीन क्या होगी? स्थिर स्पीड वाली मशीन होती है। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण है? छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए हम कह सकते हैं ड्रॉप टेस्ट, इसके लिए आम परीक्षण विधि है, यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपन से उत्पन्न शोर को दोस्तों हम शोर कहा जाता है। हम शोर कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र कैसा होता है? एक फेज यानी सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रारंभिक संधारित्र दोस्तों होता है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है। जो संधारित्र होता है वो रोल्ड फॉयल के रूप में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब इसको हम खोलते हैं या इसका फोड़ते हैं तो इसमें एक पन्नी नुमा पतली परत होती है। ठीक है, तो ये किसके रूप में लिपटी होती है? रोल्ड फॉयल के रूप में लिपटी होती है। तो ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट किसका बना होता है? एक प्रेरण मोटर का सॉफ्ट दोस्तों कार्बन इस्पात का बना होता है, ध्यान रखना। सॉफ्ट कार्बन इस्पात, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी 3 फेज 440 वोल्ट 50 एजेड प्रेरण मोटर में 6% स्लिप है, तो रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो दोस्तों हमने एक सूत्र पढ़ा है। देखो, हमने कहा कि इसमें न तो कोई पोल्स की संख्या दे रखी है, पोल्स की संख्या नहीं दे रखी है, तो हम कह सकते हैं कि स्लिप सिंक्रोनस गति भी नहीं ज्ञात कर सकते। NS बराबर F × 120/P, तो NS का मान ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पोलों की संख्या नहीं दे रखी। तो हमें सीधा फोकस कहाँ करना है? देखो, इसमें क्वेश्चन को समझने के लिए रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति, यानी हम कह सकते हैं कि रोटर फ्रीक्वेंसी पर फोकस करना होगा। तो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है सप्लाई इनटू फ्रीक्वेंसी का अनुपात होती है दोस्तों। तो हमने कहा रोटर फ्रीक्वेंसी तो ज्ञात करवा रहा है, तो देखो रोटर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हमने कहा कि रोटर फ्रीक्वेंसी, तो हम कह सकते हैं स्लिप का मान क्या दे रखा है? तो देखो, तो स्लिप का मान दोस्तों दे रखा है इसने 6%। रोटर विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, मतलब एफ का मान पूछ रहा है। रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 एजेड प्रेरण मोटर में 6% स्लिप है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रोटर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 50। तो एफ बराबर होगा दोस्तों, इसका मान कहाँ जाएगा? नीचे। तो हम कह सकते हैं 6/100 × 50, 50 दूनी का 100, 2 से 6 को, यानी 3 एजेड आ जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन आर्क लैंप का उपयोग आमतौर पर कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों कार्बन आर्क लैंप का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टरों में किया जाता है। जो कार्बन आर्क लैंप होता है ये AC व DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है दोस्तों। AC व DC दोनों सप्लाई पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विद्युत संयंत्रों में स्थापित उपकरण कौन सा है? तो हमने कहा कि धुएं के कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े विद्युत संयंत्र है, उसमें स्थापित उपकरण का नाम है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए उच्च वोल्टेज HRC फ्यूज कार्ट्रिज प्रकार के फ्यूज का उपयोग कब किया जाता है? तो हम कह सकते हैं दोस्तों HRC हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी वाली फ्यूज का उपयोग दोस्तों 33 किलोवोल्ट पर किया जाता है। जो इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है, HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर, तो हम कह सकते हैं 1.1 होता है। जबकि बात की जाए किटकैट प्रकार के फ्यूज का, किटकैट फ्यूज, तो हम कह सकते हैं 1.4 से 1.7 के बीच होता है दोस्तों। ठीक है,
तो ऑप्शन इसमें दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 33 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में लक्स को संयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? कौन से टूल का उपयोग मुश्किल होता है? ध्यान रखना, कौन से टूल का उपयोग मुश्किल होता है? हम कहते हैं एल्यूमिनियम चालक पर सोल्डरिंग के रूप में, तो हम कहते हैं दोस्तों इसके लिए क्रिम्पिंग टूल का उपयोग मुश्किल होता है, यानी ऑप्शन इसमें ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिम्पिंग टूल का उपयोग मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे का तार का भू प्रतिरोध कितना होता है? तो दोस्तों तांबे के तार का भू प्रतिरोध होता है 1 ओम होता है, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोबाल्ट एक खालिस्तान पदार्थ का उदाहरण है। दोस्तों कोबाल्ट एक खालिस्तान पदार्थ का उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। ध्यान रखना, कोबाल्ट एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 3 प्रकार के पदार्थ वैसे होते हैं, पैरा, फेरा और डाया। पैरा क्या होता है? इसमें चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय जो फ्लक्स है, चुंबकीय बल की संख्या कितनी है? बहुत कम होती है, जबकि फेरा में बहुत ज़्यादा होती है और डाया में सबसे कम, यानी न के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती, ऐसे सोच लो तुम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी में 9 माइक्रोफैरड 18 माइक्रोफैरड कैपेसिटरों के 2 संधारित्रों का कुल कैपेसिटेंस कितना है? किस में लगा रहा है? श्रेणी में लगा रहा है। तो देखो, तो हमारे लिए सूत्र होता है 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CT का मान 9 प्लस C2 का मान 18। तो हम कह सकते हैं 9 और 18 का लैसा लेना है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, 9 और 18 का लैसा लिया तो कितना आया कि 18 लैसा आया। तो हमने कहा कि 9 का भाग 18 में यानी 2 बार, 18 का भाग 18 में 1 बार, तो हम से 2 और 1 3/18। तो टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए 18/3, तो 3 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो हम कह सकते हैं 6 माइक्रोफैरड, यानी ऑप्शन ए इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि SCR का विस्तार क्या है? तो हम कहते हैं दोस्तों SCR का विस्तार होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। जो SCR के सिरे होते हैं एनोड कैथोड, ठीक है। जो SCR का विस्तार क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है। देखिए दोस्तों, जो SCR के सिरे होते हैं वो होते हैं एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। SCR क्या होता है? देखिए इसका डायग्राम बना देता हूँ, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको तो क्या कहेंगे? एनोड। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कैथोड। और ये गेट भाई साहब होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये 3 PN जंक्शन डायोड का संयुक्त रूप होता है, ठीक है। SCR को यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशा युक्ति भी कहा जाता है। SCR एक धारा नियंत्रण यानी धारा कंट्रोल, करंट कंट्रोल डिवाइस भी होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, ल्यूमेंस ऊर्जा के प्रवाह की दर को हम कह सकते हैं कि ल्यूमेंस ऊर्जा के प्रवाह की दर को दोस्तों ल्यूमेंस फ्लक्स कहते हैं, ध्यान रखना। इसमें देखो कई प्रकार से जो ये मात्रक ये पूछे जाते हैं, तो हमने कहा कि ल्यूमेंस ऊर्जा के प्रवाह की दर को हम कह सकते हैं ल्यूमेंस फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने कहा कि एक तो होता है ल्यूमन, ल्यूमन को हम वैसे कह सकते हैं कि प्रतिदीप्ति। देखिए एक होता है प्रतिदीप्ति पुंज, ल्यूमन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमन। ल्यूमन एक प्रतिदीप्ति का मात्रक क्या होता है? लक्स। दीप्ति का मात्रक क्या होता है? लक्स, या हम कह सकते हैं इसको ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। एक होता है ज्योति तीव्रता यानी प्रतिदीप्ति तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों कैंडेला। तो इस प्रकार से तीनों एक से संबंधित है, इन तीनों को कंसेप्ट क्लियर कर लेना, ध्यान रखना। प्रतिदीप्ति पुंज का मात्रक होता है दोस्तों ल्यूमन, और प्रतिदीप्ति का लक्स ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और ज्योति तीव्रता यानी प्रतिदीप्ति तीव्रता का होता है कैंडेला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 50 चक्र प्रति सेकंड उत्पन्न करने के लिए 6 ध्रुव अल्टरनेटर को किस गति पर संचालित किया जाना चाहिए?
तो हमने कहा गति n बराबर F इंटू 120/P होता है दोस्तों। फ्रिक्वेंसी का मान देखो 50 चक्र दे रखे हैं, 120। पोलों की संख्या दोस्तों को 6 दे रखी है, तो 6 से 2 बार, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10 यानी 1000। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग एक साथ कैसे जुड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग चुंबकीय रूप से भी जुड़ी होती है, जबकि विद्युतीय रूप से भी जुड़ी होती है। ऑप्शन ए और बी किस में है, सी में, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रियल एस्टेट का प्रतीक चिन्ह कौन सा होगा। तो दोस्तों रियल एस्टेट को कुछ देखो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमें ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए सर्किट में KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ का उपयोग करके R का मान पता लगाइए, यानी प्रतिरोध का मान पता लगाना है दोस्तों। मान ली इसका मान हमें पता लगाना है, तो देखो इसके लिए हमें करना क्या है, प्रतिरोध मान किस प्रकार से आएगा। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले RT, तो जो दे रखे हैं ये प्रतिरोधक का मान, तो हम कह सकते हैं 5 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 7 ओम। ये वैसे जुड़े किस में है, हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो हम कह सकते हैं 7 और 4 11, 11 और 5 17 और 3 19, यानी हम कह सकते हैं टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा दोस्तों 19 ओम। ठीक है, 19 ओम हमें प्रतिरोध का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो टोटल RT आ गया हमारे पास। अब देखिए प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं R बराबर होता है दोस्तों V/I होता है, ध्यान रखना। तो वोल्टेज का मान कितना रखा हमने, वोल्टेज का मान रख लिया दोस्तों हमने 50, और धारा का मान दोस्तों 2 एम्पीयर इसमें दे रखा है, ध्यान रखना। अगर 5 में 2 रहेगी, 3 में भी 2, मतलब श्रेणीक्रम धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो हम कह सकते हैं धारा का मान कितना होगा, 50 का भाग 2 में दिया, तो हम कह सकते हैं जो प्रतिरोध का मान आएगा, प्रतिरोध का मान जो आएगा वो होगा दोस्तों 25 ओम होगा। ठीक है, तो हमें जो ये अज्ञात प्रतिरोध है इसका मान ज्ञात करना है। तो हम कह सकते हैं टोटल प्रतिरोध कितना हुआ 25, जबकि हमने जैसे इनको चारों को जोड़ा कितना हुआ 19 ओम। तो 25 में से लेस कर लो 19, ठीक है, 19 लेस कर लो, तो हमें बराबर कितना हुआ है 6 ओम प्रतिरोध मान ज्ञात हो जाएगा। यानी जो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए ऑप्शन, ठीक है, यानी 6 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन में 6 ओम दे रखे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ब्रीदर में निम्न रासायनिक यौगिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। जो सिलिका जेल होता है उस शुष्क अवस्था में इसका जो रंग होता है वो होता है दोस्तों नीला होता है, जबकि नमी अवशोषित करने के बाद इसका रंग होता है बैंगनी हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये गुलाबी हो जाता है हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए दोस्तों 82 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बूस्टर मुख्य तौर पर खालिस्तान में लगे होते हैं। दोस्तों बूस्टर होते हैं वो ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं, ध्यान रखना, बूस्टर ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी के पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। तो दोस्तों लकड़ी के पोलों का प्रयोग 22 किलोवोल्ट तक की वोल्टेज को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी ट्रांसमिशन सिस्टम में एक फीडर पावर को क्यों फीड करता है, एक फीडर पावर को क्यों फीड करता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों एक फीडर पावर को डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए फीड करता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत सर्किट की सतता सामान्य तौर पर किसके द्वारा जांची जाती है। किसी विद्युतीय सर्किट की सतता सामान्य तौर पर दोस्तों ओम मीटर के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एमीटर द्वारा दोस्तों धारा के मान को मापा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है।
एमीटर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। ठीक है, जो एक आदर्श एमीटर होता है उसका प्रतिरोध शून्य होता है, जबकि एक अच्छे एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मैगर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों अधिक प्रतिरोध के मापन के लिए। दोस्तों मैगर का प्रयोग किया जाता है। ओममीटर के द्वारा प्रतिरोध मान ज्ञात किया जाता है। वोल्टमीटर क्या होता है कि इसके द्वारा वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, वोल्टमीटर के द्वारा दोस्तों वोल्टेज का मान ज्ञात किया जाता है। जो वोल्टमीटर होता है इसको समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर की प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, स्टीम टरबाइन किसी अल्टरनेटर के लिए कपल किया जाता है। अल्टरनेटर खालिस्तान में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल ऊर्जा हम उससे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैटेलाइटों के लिए खालिस्तान ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों। सैटेलाइटों के लिए सौर सेल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइटों में सिलिकॉन नामक अर्धचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो दोस्तों होता है 14 होता है, ध्यान रखना। ठीक है, जो सोलर सेल का वोल्टेज होता है वो दोस्तों होता है 0.55 वोल्ट होता है और इसका उपयोग सैटेलाइटों में किया जाता है। ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज खालिस्तान के बराबर होता है। तो हमने कहा कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें दोस्तों देखिए, जो लाइन वोल्टेज ऐसे समझ लेते हैं, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज के बराबर होता है, जबकि इसमें लाइन करंट बराबर होता है दोस्तों √3 इंटू फेज करंट होता है। फिर बात की जाए मतलब स्टार कनेक्शन में, ये तो डेल्टा है। अगर मान लीजिए बात की जाए स्टार में, तो स्टार में हो सकता है स्टार में होता है दोस्तों लाइन करंट बराबर होता है दोस्तों फेज करंट, जबकि अभी बताया हमने डेल्टा में क्या होता है लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। तो बात करते हैं स्टार की, लाइन करंट बराबर फेज करंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन वोल्टेज बराबर होता है दोस्तों √3 इंटू फेज वोल्टेज की। इस प्रकार से हम इसके मान को देख सकते हैं। तो हमने कहा कि लाइन डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, तो हम कह सकते हैं कि VP यानी ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का ईएमएफ कितना होता है। हम कह सकते हैं शुष्क सेल का ईएमएफ दोस्तों 1.5 वोल्ट होता है, ध्यान रखना शुष्क सेल का ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि परमियंस खालिस्तान के एनालॉग्स होता है। परमियंस को हम कह सकते हैं दोस्तों चुंबकनशीलन भी कह सकते हैं। तो एनालॉग्स का मतलब हम कह सकते हैं इसके समानार्थी होता है। तो हम कह सकते हैं जो परमियंस क्या होते हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स में बाधा उत्पन्न नहीं करता है, फ्लक्स को प्रवाहित होने देता है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं विद्युतीय सर्किट में जो कंडक्टेंस होता है यानी चालकता होती है वो किसी प्रकार बाधा उत्पन्न नहीं करती, बल्कि जो विद्युत धारा के मान को आसानी प्रदान करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो परमियंस खालिस्तान के एनालॉग होता है, तो एनालॉग की बात करते हैं हम कह सकते हैं कि कंडक्टेंस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर मान लीजिए ये बात करता है विपरीत की, तो हम कह सकते हैं विपरीत के लिए रिलक्टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए निम्न में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए हम फ्लेमिंग का नियम नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा राइट हैंड ग्रुप नियम आएगा, ओनली सी यानी राइट हैंड ग्रुप नियम आएगा। ध्यान रखना ऑप्शन में आपको
फ्लेमिंग का राइट हैंड ग्रुप नियम भी देगा, लेकिन फ्लेमिंग का नियम का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। यहाँ ओनली किया जाता है राइट हैंड ग्रुप नियम और मैक्सवेल का कार्क-स्क्रू नियम, हेलिक्स नियम और एंड नियम यानी श्रे का नियम होता है। इस प्रकार से 4 नियम का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, हेलिक्स के नियम में अंगूठा दर्शाता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुवता के मान को दर्शाता है, ध्रुवता के मान को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लैप वाइंडिंग में समानांतर पाथ होते हैं जो खालिस्तान के समान होते हैं। तो हमने कहा कि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है दोस्तों। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं लैप वाइंडिंग में समानांतर पथ जो खालिस्तान के समान होते हैं, तो हम कह सकते हैं पोल्स की संख्या के समानांतर होते हैं। समानांतर पथ यानी ए और पोल्स की संख्या यानी पी, इसके क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। बात करता है ये वेव वाइंडिंग की, तो हम कह सकते हैं ए बराबर 2 यानी पोलों की संख्या कितनी होगी, जो समांतर मार्गों की संख्या क्या होगी, इसमें 2 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से क्या डीसी शंट जनरेटर का एप्लीकेशन है। तो हम कह सकते हैं डीसी शंट जनरेटर का उपयोग दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, इस प्रकार से हम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है। हम कह सकते हैं कि जो बैक ईएमएफ दोस्तों खालिस्तान विरोध करता है की बात करें तो बैक ईएमएफ हमेशा लागू ईएमएफ यानी प्रेरित ईएमएफ का विरोध करता है। ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च आवृत्तियों पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए किसी ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग की जाती है। दोस्तों उच्च आवृत्तियों की बात कर रहा है तो हम कह सकते हैं उच्च आवृत्ति के लिए दोस्तों वायु कोर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है। जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको वरीयता किस प्रकार से दी जाती है। तो हम कह सकते हैं स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर होती है उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है, निम्न स्टार्टिंग जो धारा होती है। जबकि हम बात करते हैं कि स्लिप-रिंग प्रेरण मोटर की, ठीक है, सॉरी जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की, तो उसमें क्या होता है निम्न स्टार्टिंग तो धारा होती है, निम्न स्टार्टिंग पावर फैक्टर उच्च स्टार्टिंग धारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता दी जाती है तो उच्च आरंभिक टॉर्क की आवश्यकता के लिए इसको वरीयता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सामान्य तौर पर खालिस्तान का प्रयोग करती है। तो भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में सामान्य तौर पर दोस्तों आरसीसी पोल का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन यानी वितरण लाइनों के लिए आरसीसी पोल, इसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो आरसीसी पोल होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों 33 किलोवाट क्षमता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जो लकड़ी के पोल 22 किलोवाट क्षमता के लिए, ठीक है। स्टील टावर ये उच्च वोल्टता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें आपको और कुछ बता देता हूँ। इसमें देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पहले जो स्टील पोल है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टील टावर के बारे में बात करते हैं। स्टील टावर के जो 2 टावर होते हैं उनकी मध्य की दूरी कितनी होती है। तो हम कह सकते हैं 100 से 300 मीटर रखी जाती है। जो स्टील टावर का उपयोग कहाँ किया जाता है तो हम कह सकते हैं उच्च वोल्टेज पर पारेषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट बात की जाती है लकड़ी के पोल, ठीक है। तो लकड़ी के पोल होते हैं ना, उसके जो 2 पोलों की मध्य की दूरी कितनी रखी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पोलों की मध्य की दूरी 40 से 50 मीटर रखी जाती है, ध्यान रखना। लकड़ी का पोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एक होता है आयरन पोल। आयरन पोल को हम कह सकते हैं एच सेक्शन या आई सेक्शन। ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, बीच में इस प्रकार से होता है। यहाँ हमारा जो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके ऊपर से इधर होकर लाइन से गुजर रही होती है, और ये क्या होता है हमारा
ट्रांसफार्मर होता है। जो आयरन पोल होता है तो दोस्तों इसके लिए जो दो आयरन पोल की मध्य की दूरी होती है दोस्तों 80 से यानी 80 से 100 मीटर, 80 से 100 मीटर होती है। और जो आयरन पोल होते हैं इसका उपयोग किया जाता है 11 किलोवोल्ट की लाइनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर खालिस्तान में मिलता है। तो हमने कहा कि दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जल विद्युत पावर स्टेशन दोस्तों मिलता है दोस्तों पहाड़ी इलाकों में, जहाँ जो जल का भराव काफ़ी मात्रा में हो। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक सर्किट ब्रेकर सामान्य तौर पर कब संचालित होगा। तो सर्किट ब्रेकर दोस्तों कब संचालित होगा, जब लाइन में कोई त्रुटि उत्पन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कभी भी लाइन में त्रुटि उत्पन्न होती है, यानी ऑप्शन डी इसमें दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर कब सामान्य तौर पर संचालित होगा, हम कह सकते हैं जब कभी भी लाइन में त्रुटि उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डीसी मशीन में गति को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। डीसी मशीन में गति को दोस्तों टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर द्वारा धारा का मान मापा जाता है और वोल्टमीटर द्वारा वोल्टेज, वाटमीटर द्वारा शक्ति खपत मापी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जो आपका क्वेश्चन पेपर था कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो आप इसे अच्छी प्रकार से समझें। अगर मान लीजिए एक बार कोई समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से इसको रिपीट करें इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, ऐसी आशा उम्मीद के साथ हमने ये वीडियो बनाया है। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।